अभी जो सेंसस होने जा रही है उसके अंदर जो क्लॉज नंबर 12 है उसके अंदर केवल SC और ST का तो उसमें प्रोविजन है, लेकिन सबसे बड़ा जो समुदाय है हमारा भाई है OBC, जो कि हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति देश के अंदर OBC है, उसके बारे में कुछ भी नहीं। और अगर उसकी जो गिनती है और वो जो स्वर्ण समाज के साथ हो गई तो योजना किन के लिए बनेंगी आपको खूब अच्छी तरीके से पता है कि 15% तो SC हो गया, 7.5% ST हो गया, 22.5% को छोड़ के जो जितनी भी प्रतिशत बचता है ये सारी की सारी जो है स्वर्ण समाज की जो है योजनाएं बनेंगी और हमारे OBC भाई के हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है। और हमारी ये मांग है कि OBC वर्ग के साथ साथ जो स्वर्ण समाज का जो मन्नुवाद लोग हैं उनका भी उसमें कॉलम डाला जाए, ताकि उनकी भी जाति की संख्या पता लगे कि जो 77 वर्षों से जो देश के अंदर 10% होने के बावजूद भी 90% हर वर्ग आर्थिक सामाजिक न्याय के साथ साथ राजनीतिक हो, प्राइवेट सेक्टर, सब जगह मीडिया पर कब्जा जमाए बैठे, उनकी भी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। और अगड़ों के साथ साथ जो 10% EWS का जो बिना संविधान के तहत इन्होंने जो आरक्षण दिया, उन EWS की भी उसमें कॉलम होना चाहिए ताकि उसकी भी गिनती हो जाए। मैं आरोप लगा रहा हूं डिजिटल मोड में जो भी इस देश में हो रहा है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित है। उसमें रोज गड़बड़ियां होती है, चाहे वो EVM हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, CUET की परीक्षा हो, या जितने सारे जो ये डिजिटल मोड में करते। इसलिए हमारी मांग यह भी है कि जो भी डेटा लिया जाए उसको हाइब्रिड मोड में, यानी कि जैसे पहले पर्ची पर लेकर आपसे दस्तखत लिया जाता था और आपको कॉपी दी जाती थी जब जनगणना पे डेटा लिया जाता था। इंदिरा जी ने उस समय भारत कोई अमीर नहीं हुआ था, लेकिन अपने कूटनीतिक सफलता के साथ उन्होंने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया और बांग्लादेश बनाया। अमेरिका इसके विरोध में था और अमेरिका के युद्धपोत समुद्र में आ चुके थे, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी डरी नहीं। दोस्तों, तो बहुत लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं और आज से पार्लियामेंट का सत्र शुरू हो गया। RSS बैक्ड बीजेपी सरकार जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़-मोड़ कर रही, ध्वस्त कर रही है, देश दुनिया में लोग इसको समझ रहे हैं और हर जगह जगहंसाई हो रही है। भारत जब आज़ाद हुआ, भारत एक गरीब मुल्क था। जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई कि ना हम रशिया की तरफ रहेंगे ना अमेरिका की तरफ रहेंगे, गुट निरपेक्ष उन्होंने ग्रुप बनाया। इंदिरा जी ने उस समय भारत कोई अमीर नहीं हुआ था, लेकिन अपने कूटनीतिक सफलता के साथ उन्होंने पाकिस्तान का 2 टुकड़ा किया और बांग्लादेश बनाया। अमेरिका इसके विरोध में था और अमेरिका के युद्धपोत समुद्र में आ चुके थे, लेकिन तब भी इंदिरा गांधी डरी नहीं। लेकिन चाहे डोमेस्टिक पॉलिसी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, मोदी जी एक तरह से हर जगह फेल हो चुके हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि अडानी का केस का मसला हो या एप्स्टीन फाइल हो, अमेरिका के इशारे पर कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। पार्लियामेंट शुरू हुआ है, नो कॉन्फिडेंस मोशन था स्पीकर के खिलाफ, लेकिन सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है। ईरान पे चर्चा हो नहीं रही, तो किस तरह की ये फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के मुल्क, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, किसी से इनके संबंध ठीक नहीं है और इनके साथ दुनिया का कोई मुल्क खड़ा नहीं है। ट्रंप बार बार इनको डांटता है और जो भी कह रहे हैं, जो भी ट्रंप कहता है उसको क्यों टॉक करके हमारे प्रधानमंत्री मान लेते हैं। डोमेस्टिक पॉलिसी आइए, 11 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम है वी द पीपल और संविधान बचाओ संघर्ष समिति और जय भीम मिशन, तमाम फोरम हम लोग लगातार जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है उस समय हम लोग करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एप्स्टीन फाइल पर भी चर्चा होगी, कास्ट सेंसस को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि कास्ट सेंसस की घोषणा करके इन्होंने बेसिकली पिछड़े वर्ग को धोखा दिया है। खुद चुनाव में कहते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग का हूं, लेकिन पिछड़े वर्ग के लिए अगर एक भी कमीशन बनाया हो, एक भी काम किया हो, तो मोदी जी बता दें नहीं, धोखा दे रहे हैं। इसलिए जनता को जो है आगाह करना बेहद जरूरी है। कास्ट सेंसस में आखिर कास्ट सेंसस का मतलब क्या है? अगर सेंसस आप करा रहे हैं तो सिर्फ एक समुदाय का नहीं, 2 समुदाय का नहीं, भारत में जितने लोग हैं, जितने समुदाय हैं,
जितने समुदाय हैं सबकी गणना होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ घालमेल किया जा रहा है, धोखा हो रहा है। लेटेस्ट यूजीसी का जो आपने मामला देखा पायल तडवी और रोहित बुमला के केस में, उसमें कोर्ट के निर्देश पे ही यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाया था। विडंबना देखिए, कोर्ट के निर्देश पे ही यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाया, और ये अगर लागू हो जाता तो मोदी जी वाहवाही लूटते पूरा। लेकिन उन्हीं के कुछ लोग सड़क पे 150-200 लोग हंगामा किए और गोदी मीडिया ने उनको खूब हाईलाइट करके बढ़ा के दिखाया, और उसी सुप्रीम कोर्ट ने वो उस एक्ट पे रोक लगा दी। 19 तारीख को हियरिंग है, क्या होगा हम लोग को मोटा मोटी अनुमान है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं जो यूजीसी एक्ट हमारे हाथ में कॉपी है, जो लोग ये पढ़े होंगे, ये कुछ नहीं है, गुमराह करने वाला मामला है। इसमें सिर्फ SC ST नहीं, OBC, दिव्यांग, महिलाएं, EWS के तमाम ऐसे लोग थे। तो आखिर जो लोग नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें क्या हो गया? सारे हिंदू एक हो जाओ। तो OBC और SC ST किस कैटेगरी में है, जरा मोदी सरकार हमें बता दे। इसमें मैं 2012 का जो गाइडलाइन था थोराट कमेटी का, उसका रेफरेंस दूंगा। और अभी जो आंकड़े आए हैं कि पिछले 5 सालों में जो एट्रोसिटीज के मामले हैं उसमें 118.4% की वृद्धि हुई, मतलब 118% की वृद्धि 5 साल में हुई, जबकि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते तो। और इसमें सिर्फ छात्री नहीं है, कर्मचारी भी हैं, टीचर भी हैं, तमाम इस तरह के लोग हैं जिनके साथ भेदभाव होता है। थोराट कमेटी ने जो 21 तरह के भेदभाव को चिन्हित किया था, 2012 में बनी थी। उसमें था छात्र, कुछ प्रमुख मैं बता देता हूँ, छात्र छात्र के बीच भेदभाव, छात्र शिक्षक के बीच भेदभाव, किस किस तरह के भेदभाव होते उसको आइडेंटिफाई किया, छात्र प्रशासन के बीच भेदभाव, क्लासरूम हॉस्टल में भी भेदभाव, अलगाव उत्पीड़न, खेल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भेदभाव, मॉनिटर द्वारा सही मैसेज नहीं देना, 25% गंभीर स्तर तक प्रभावित छात्र, गंभीर स्तर प्रभावित। उसके बाद ह्यूमिलिएटिंग जेस्चर, पोस्चर एंड वर्बल एब्यूज, कि कोटे से या कोठे से। अब EWS पे नहीं पूछते हैं कि कोटे से हो कि कोठे से हो, ये लोग EWS से पूछे ना ये कहाँ से हो, इस तरह के आइडेंटिफाई किए थे। लेकिन ये जो रिपोर्ट बनी है इसमें ये क्लियर नहीं है कि इसमें IIT, IIM, मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, पॉलिटेक्निक कॉलेज इत्यादि इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ये UGC द्वारा संचालित नहीं होते हैं टेक्निकल कॉलेजेस। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया कि 12 के रेगुलेशन में भेदभाव चिन्हित थे, जो कि 26 में नहीं है। भेदभाव के तरीके क्या सिविल केस होंगे, क्रिमिनल केस होंगे, ये भी स्पष्ट नहीं। और जिस तरह की कमेटी बनाई गई है, अगर वाइस चांसलर के खिलाफ ही अगर भेदभाव का केस लगे, प्रिंसिपल के खिलाफ ही लगे, तो वही उसके मुखिया होंगे, हेड होंगे। तमाम तरह के मसले हैं। इन सारे बातों को लेकर 11 तारीख को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मिल रहे हैं। हमारे साथ हमारे कई साथी हैं, डॉक्टर सूरज मंडल हैं, विजेंद्र यादव साहब हैं, कोहली साहब हैं, और खेमचंद कोहली साहब हैं, और राज बहादुर साहब। हमारे सारे मित्र जो है थोड़ी देर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, और उसके बाद 11 तारीख को आप सभी से अपील है, और जितने भी दिल्ली आसपास चाहे देश में कहीं भी हो, अगर आपकी रुचि है इस मामले में, तो 11 तारीख को आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्पीकर हॉल एनेक्सी में आप वहां पर पहुंचे। शुक्रिया। सूरज जी। जय साहू जी महाराज, जय भीम, जय मंडल। देश में अजीब परिस्थिति, संविधान को तार तार कर दिया गया। स्पीकर जो हम लोग सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से बिल्कुल चुनाव आयोग के धर्रे पर चल रहे हैं, उनकी निष्पक्षता आप देख सकते हैं उनके रोज के क्रियाकलाप में। तो अगर उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव, शायद पहली बार ऐसा संसद के इतिहास में हुआ होगा जब आया है, तो इस पर भी चर्चा भारतीय जनता पार्टी RSS को पसंद नहीं है, ईरान पर पसंद नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय खबरें इतनी अधिक अपमानजनक है। पता नहीं किसके बारे में एक बहुत प्रमुख चैनल में कह रहे हैं, he has opened his legs। कितना गंभीर और अपमानजनक बात है। उस चैनल को भारत सरकार का हिम्मत नहीं है कि बैन कर दे। यह भी एक जनरल बातचीत में कह रहे हैं इजराइल में
कि हम अपने प्रोडक्शन लाइन को कहां रखोगे, तो भारत में 140 करोड़ लोग हैं हमारे पास, यानी हमारे देश के सदर ने वहां जाकर मंगलसूत्र नुमा एक कुछ पहनने के लिए और पता नहीं किस किस फाइल को दबाने के लिए 140 करोड़ के मान सम्मान और आजादी को गिरवी रख के आए। बिहार में किस तरह से चलता कर दिया गया, जिसके फेस पर चुनाव लड़ा गया था नीतीश कुमार को, वो भी हम देखे। और इस प्रकार से पूरे देश में जो स्थिति है उसमें दो और गंभीर सामाजिक पहलू है। पहला तो यूजीसी की जो कानून है, जो कि एक तरह से भ्रमित करने वाला है, उस पर भी चूंकि उसमें ओबीसी ऐड किया गया है तो वो बर्दाश्त के काबिल नहीं, और उसका विरोध खुद भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग नाटकीय अंदाज में, बाबा लोग कह रहे हैं कि हमको अपना जान देने के लिए या क्या कहते हैं परमिशन चाहिए मोदी जी का। हम तो बोल रहे थे कि परमिशन है यहीं से ले लेते, मोदी जी के पास जाने की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद सबसे गंभीर बात, देश में 95 वर्षों के बाद बहुत ही दबाव और बहुत ही एक प्रकार से आंदोलन के बाद देश में जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद होने वाली है। 2011 में भी तय था, संसद के सर्व सम्मति से यह पारित, लेकिन 2011 में इसको एक एनजीओ को देकर पूरे के पूरे उस प्रक्रिया को एक तरह से निरस्त कर दिया गया। उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई, और उस रिपोर्ट को लाने के लिए सरकार के 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और अब जो है संसद में पारित होने के बाद, आश्वासन के बाद, जो पहले 32 प्रश्न आए हैं उसमें 12 नंबर प्रश्न आप देख लीजिएगा, जिसमें पूछता है हाउस होल्ड सर्वे कि वेदर यू बिलोंग टू SC, ST और अदर्स, ओबीसी कहाँ गए। यानी कि बाद में जब आप उसके डेटा को लेंगे तो किस प्रकार से उसको आप एक तरह से वेरीफाई करेंगे। और उसके बाद ये डिजिटल मोड में हो रहा है। मैं आरोप लगा रहा हूं, डिजिटल मोड में जो भी इस देश में हो रहा है वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित है। उसमें रोज गड़बड़ियां होती है, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वो नीट की परीक्षा हो, CUET की परीक्षा हो, या जितने सारे जो ये डिजिटल मोड में करते। इसलिए हमारी मांग यह भी है कि जो भी डेटा लिया जाए उसको हाइब्रिड मोड में, यानी कि जैसे पहले पर्ची पर लेकर आपसे दस्तखत लिया जाता था और आपको कॉपी दी जाती थी जब जनगणना पे डेटा लिया जाता था। और सबसे आखिरी में यह जरूरी हो कि संसद के सदस्यों से भी इसमें राय ली जाए। मैं कई संसद सदस्यों को, कई पार्टी के संसद सदस्यों से हम लोग अनुरोध कर चुके हैं। हम उनको एक प्रस्तावित पत्र भी भेजे, संसद में उठाने की मांग की है। हमारी बात कितने दलों को समझ में आई है मुझे नहीं पता है, लेकिन DMK पार्टी के P. विल्सन साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इसको वो संसद में उठाएंगे, चूंकि पहले भी इन मुद्दों को लेकर काफी संजीदगी से DMK पार्टी ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की बात और देश के गरीबों की बात आगे रखी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल जी भी कांग्रेस पार्टी को निर्देश देंगे, सांसदों को निर्देश देंगे कि जो जनगणना के प्रश्न पर, जिस पर 11 मार्च को स्पीकर्स हॉल में वी द पीपल, संविधान बचाओ संघर्ष समिति और जो हमारे जय भीम मिशन है और भी जो साथी हैं, सब जितने फाउंडेशन है सभी मिलकर जो सभा कर रहे हैं, उसमें संसद सदस्यों को भी आमंत्रित किया जा रहा है कि अपनी बात रखें। मैं उम्मीद के साथ कि इस आंदोलन को हमें निष्कर्ष तक पहुंचाने में आप लोगों की मदद मिलेगी, हमारे सुनने वालों की मदद मिलेगी, सहमति मिलेगी, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में, एक सामाजिक न्याय को लाने में सभी का साथ मिलेगा। जय संविधान। मैं विजेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात करें। प्रदेश के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, 11 मार्च को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर 2 बजे से 8 बजे तक वी द पीपल, संविधान बचाओ संघर्ष समिति, बहिष्कृत समाज, यदुवंशी महासभा, जय भीम, तमाम संगठनों के माध्यम से लगातार निरंतर देश में जो जातिगत जनगणना होने जा रही है मई के अंदर, प्रमुख मुद्दा उस प्रोग्राम में, महाकुंभ के अंदर, जातिगत जनगणना के अंदर
जो SC ST के साथ जो सरकार ने अभी तक OBC का कॉलम ना देकर उसको अन्य का कॉलम में डाला गया है, तो वी द पीपल और तमाम संगठनों की तमाम 90% डायमंड वर्ग की ये मांग है कि अगर आप ईमानदारी से अगर देश में जातिगत जनगणना कराकर उसकी जितनी जिसकी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी देना चाहते हो, तो ईमानदारी से SC ST के साथ OBC वर्ग का भी कॉलम होना चाहिए और OBC वर्ग के साथ साथ OBC के अंदर जो 65 से 70 करोड़ हर देश में दूसरा व्यक्ति OBC है, उसके अंदर OBC के अंदर जो जाति आती है, जैसे जाट है, गुज्जर है, सैनी है, जो भी OBC में आता है उस वर्ग का भी उसमें कॉलम होना चाहिए। ये विधा पीपल तमाम संगठनों की मांग है, क्योंकि आर्टिकल 15(4) ये बताता है लोकतंत्र के अंदर जब SC ST के साथ ECBC का भी उसके अंदर प्रावधान है, तो वो क्यों नहीं हमारे जो OBC का कॉलम उसके अंदर डाला जाए। तो ये हमारी मेन जो प्रमुख डिमांड है कि उसके अंदर OBC वर्ग का कॉलम डाला जाए। दूसरा हमारी ये मांग है कि OBC वर्ग के साथ साथ जो शरण समाज का जो मन्नुवाद लोग हैं उनका भी उसमें कॉलम डाला जाए, ताकि उनकी भी जाति की संख्या पता लगे कि जो 77 वर्षों से जो देश के अंदर 10% होने के बावजूद भी 90% हर वर्ग आर्थिक सामाजिक न्याय के साथ साथ राजनीतिक हो, प्राइवेट सेक्टर, सब जगह मीडिया पर कब्जा जमाए बैठे, उनकी भी सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। और अगड़ों के साथ साथ जो 10% EWS का जो बिना संविधान के तहत इन्होंने जो आरक्षण दिया, उन EWS की भी उसमें कॉलम होना चाहिए, ताकि उसकी भी गिनती हो जाए। जो कुछ समय में मिला हुआ ही आरक्षण, वो इतना आरक्षण ले पाए जो OBC जो है 93 से लेकर अब तक भी ले पाया, ये कैसे हुआ? कहीं ना कहीं ये जो है हमारे साथ छल किया जा रहा है आरक्षण के नाम पर भी। तो मैं देश के सभी बहुसंघ समाज के संगठनों से आह्वान करता हूं कि 11 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर आप भारी से भारी संख्या में पहुंचे। मैं देश के बहुसंघ समाज के सभी सांसदों से, सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सही मायनों में आने वाले समय में दोबारा से लोकसभा में जाना चाहते हो तो इस आवाज को बुलंद करो और 11 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचकर जातिगत जनगणना के अंदर OBC कॉलम और OBC के अंदर जो जाति आती है उसका कॉलम भी डलवाया जाए, ताकि ईमानदारी से ये जातिगत जनगणना हो। अगर ये अन्य के साथ होती है तो इसमें ना तो ये पता लगेगा कि OBC वर्ग की कितनी संख्या है और OBC के अंदर कितनी जातियां हैं, क्या उनके पास नौकरियां हैं, क्या उनके पास मकान है, कितना उनके पास शिक्षा है, कुछ नहीं पता लगेगा। यही सरकार चाहती है कि जाति जनगणना भी हो जाए, लेकिन वो अन्य के साथ हो, ताकि ये हमारे साथ धोखा ना हो, ये फ्रॉड ना हो। क्योंकि अगर अब की बार ये जनगणना हो गई और ईमानदारी से नहीं हुई तो ये 14 साल बाद फिर 2041 में जाके होगी। तो अब हम इतना वेट नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने लोगों से कि 11 मार्च को भारी संख्या में पहुंचकर इस महाकुंभ को कामयाब करें और देश में जातिगत जनगणना के साथ OBC वर्ग का और OBC जाति का भी कॉलम उसमें डाला जाए। ये हमारी डिमांड है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। आज के एक कार्यक्रम को आप अच्छे से कवर कर रहे हैं और जो कि अक्रॉस द प्लेनेट ये कार्यक्रम जाएगा। दोस्तों, बाबा साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो उसमें एक प्रोविजन डाला था, हर आफ्टर एवरी 10 ईयर्स सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विल बी कैरिड आउट। अब ये बहुत सारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे वी द पीपल है, पैगाम है, बहिष्कृत वेलफेयर फाउंडेशन है, यदुवंशी महासभा है, कोलीपुरी समाज की संस्था है, ये काफ़ी सालों से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। ये सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और हमारे हाथों में कलम नहीं है। हम लोग विधायक नहीं है, हम लोग सांसद नहीं है और हम लोग राज्यसभा के MP नहीं है, लोकसभा के MP नहीं है, लेकिन हम सच्चाई से जुड़े हैं और जमीन से जुड़े हुए हम लोग हैं। इसलिए हम हमेशा इस आवाज को उठाते आ रहे हैं। अब जो है एक बात बहुत जोरों शोरों से पूरे भारत में चल रही है, जातिगत जनगणना वाली, कास्ट बेस्ड सेंसस वाली। अब आप ये बताइए, कास्ट बेस्ड सेंसस की किस लिए जा रही है? ये इसीलिए तो की जा रही है कि देश में किन किन जातियों का कितना प्रतिशत है, उनकी कितनी जनसंख्या है और जो उनके लाभ की जो स्कीम्स बनेंगी, योजनाएं बनेंगी, ये तभी तो बनेंगी जब उनका पूरा एक आंकड़ा जो है बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी जो सेंसस होने जा रही है उसके अंदर जो क्लॉज नंबर 12 है उसके अंदर केवल SC और ST का तो उसमें प्रोविजन है, लेकिन सबसे बड़ा जो समुदाय है हमारा भाई है OBC, जो कि हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति देश के अंदर OBC है,
उसके बारे में कुछ भी नहीं। और अगर उसकी जो गिनती है और वो जो स्वर्ण समाज के साथ हो गई तो योजना किन के लिए बनेंगी आपको खूब अच्छी तरीके से पता है कि 15% तो एससी हो गया, 7.5% एसटी हो गया, 22.5% को छोड़ के तो जितनी भी प्रतिशत बचता है ये सारी की सारी जो है स्वर्ण समाज की जो है योजनाएं बनेंगी और हमारे ओबीसी भाई के हाथ कुछ भी आने वाला नहीं है। और ओबीसी जो है इस मंच के माध्यम से हम अपने सभी ओबीसी भाइयों को और अन्य जो हमारे शोषित, पीड़ित, वंचित और उपेक्षित वर्ग के बहन भाई उन सभी को ये चेताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं कि भाई अब अगर आप नहीं जागोगे तो ये गलत, अगर ये जातिगत जनगणना होगी तो इससे आपके जो आप आटा चावल चीनी खरीद के ये खाते हैं, अपरोक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से भी आप टैक्स देते हैं, तो आपको जो बेनिफिट मिलना चाहिए सरकार से वो नहीं मिलेगा। और अगर जातिगत जनगणना गलत तरीके से हो गई तो फिर आप भूल जाइए और आपके आने वाली नस्लें फिर आपको कोसेंगी कि जब देश के अंदर गलत तरीके से जातिगत जनगणना की जा रही थी तो ये जो हमारे नेता थे और ये जो हमारे बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये सब लोग क्यों सो रहे थे। तो ये बिल्कुल सही एक समय है, क्योंकि जो सरकार जो है, सरकार को आप सभी को पता है, आप मीडिया से संबंधित बंधु हैं कि न जाने क्या कारण है कि हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं और कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के जो है हर तरीके का अत्याचार कर रहे हैं। वो कभी कहता है कि मैं इनकी सरकार को 1 मिनट में गिरा दूंगा और कभी कहता है कि भाई तुम जो जाकर के रशिया से तेल ले लो, ईरान इराक का युद्ध चल रहा है तो वो परमिशन दे रहा है, गवर्नमेंट हमारी कुछ नहीं बोल रहे, हमारे विदेश मंत्री, हमारे गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहे, जबकि ये बिल्कुल सही मुद्दा बोलना चाहिए। क्योंकि जैसा अभी बात आई थी कि भारत एक गुट निरपेक्ष राज्य है, हम किसी के साथ नहीं, हम केवल सच्चाई के साथ हैं और जो हमारे भारत के मुद्दे हम सब लोग उसके साथ हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज ये जो तेल जो रशिया से आ रहा था, जब सस्ता आ रहा था, जब $30 प्रति बैरल आ रहा था, कितना सस्ता, आप किसी को भी अगर सस्ता तेल, अगर डीजल, पेट्रोल और केरोसिन मिला हो तो बता दो, सारा का सारा अडानी जी, अंबानी जी के पास वो उसका बेनिफिट गया। और अभी जो 3 कारण है कि क्यों सरकार दब रही है, उसके 3 कारण मैं बताता हूँ। एक तो ये आपने एप्स्टीन फाइल का देखा और बड़े जोरों से ये बात मीडिया में चल रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसके अंदर संलिप्त हैं और शायद इस बात से मीडिया को दूर करने का, प्राइम मीडिया तो बोलता नहीं है इस मामले पर, लेकिन जो आप जैसे यूट्यूबर्स हैं, जो जमीन से जुड़े, जो सच्चाई को उजागर करने वाले लोग हैं, उन सब का भी ध्यान भटकाने के लिए एप्स्टीन फाइल के ऊपर कोई बात नहीं की जा रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा बोल दिया था कि भाई मैंने रुकवा दिया, तब प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले। और तीसरा ये जो मुद्दा है अडानी जी की, जो अभी एक फाइल अमेरिका चल रही है, अडानी जी को शायद बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी मतलब ये अत्याचार को सहते ही जा रहे हैं और कुछ बोलते नहीं। अभी आप ये देखिए, देश के अंदर जो बेरोजगारी का मामला ले लीजिए आप, या आप महंगाई का मामला ले लीजिए, कभी भी सरकार इन मुद्दों पर बोलने वाली नहीं है। और अब जो जैसा अभी सभी वक्ताओं ने बताया कि परसों 11 तारीख को एक बड़ा विहंगम कार्यक्रम जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मावलंकर हॉल के बगल में होने जा रहा है, उसके ऊपर 1 पॉइंट प्रोग्राम रहेगा। जातिगत जो ये जनगणना हो रही है उसके ऊपर बड़े बुद्धिमान लोगों के विचार आपको सुनने के मिलेंगे। बहुत सारे लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य भी उसमें आ रहे हैं, हम सब लोग भी उधर रहेंगे और बहुत सारे जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो जलते हुए चिराग हैं, वो सब वहाँ आएंगे और अपनी बात को रखेंगे और आप सब लोग उसको कवर करें और पूरे देश में और विदेशों में उसको पहुंचाएं, जिससे कम से कम हमारी सरकार की नींद जो है खुल जाए और हमारे जो जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आज रोजी रोटी को परेशान है और उनकी अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। देश के अंदर मतलब गरीब लोगों को आज न्याय भी नहीं मिल पा रहा है और बेचारे अपना बर्तन बेच के, अपना थोड़ा सा अगर किसी पे जेवर बेच के, जमीनें बेच के केस लड़ते हैं और अंत में उनकी हार हो जाती है। तो देश के अंदर जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, द सेम इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। तो आप सब लोग आए, आप सब लोगों का स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। सोशल मीडिया का जो हम लोगों की दबी कुचली आवाज़ को पूरे देश में पहुंचाते हैं, आप सबका धन्यवाद। और 11 मार्च को जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम होने जा रहा है, खास करके क्योंकि जातीय जनगणना में जो ओबीसी का कॉलम निकाल दिया गया, अन्य कॉलम में अगर जातीय जनगणना होती है तो उसमें कोई पारदर्शिता नहीं, उसमें सभी आ जाएंगे, जातीय जनगणना का कोई माने नहीं होगा। इसलिए सभी संगठनों से मेरा आह्वान है, किसान, जवान, पहलवान जितने भी
सभी संगठनों से है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारी से भारी संख्या में पहुंच करके इस मुद्दे को कामयाब बनाएं, ताकि इस समय संसद सत्र चल रहा है, आपकी आवाज देश के बड़े लोकतंत्र में जाए और इसकी सुनवाई हो। और समय होते हुए अगर जाग गए, आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी कि जब देश में सब कुछ हो रहा था, अन्याय अत्याचार हो रहा था, तो कम से कम प्रबुद्ध समाज, जागरूक लोग अपने हक अधिकार, आने वाली पीढ़ियों के हक अधिकार की आवाज उठाते थे। इसलिए समय का ध्यान रखें। 2 बजे से 8 बजे तक समय का ध्यान रखते हुए सभी संगठनों से मेरा आह्वान है कि समय पर पहुंच करके जो आएंगे, बाहर के अतिथि आएंगे, सबकी आवाज को सुनिए और इस आवाज को बुलंद करिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर संगठित होकर के आवाज नहीं उठाए तो सारे हक अधिकार आपका छीन लिया जाएगा और जैसे अत्याचार चल रहा है ऐसे चलता रहेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम।